This lecture is about section 7.1 frequency domain sampling. Suppose हमारे पास एक सिग्नल है x of n और वो है aperiodic finite energy x of n। अगर हम लोग इस x of n का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है x of ओमेगा, और इसका फार्मूला होगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of n इंटू ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा n। हर ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, DTFT है, तो ये क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, विच मीन्स के फ्रिक्वेंसी कॉन्टिन्यूस होगी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। सपोज हमने एक सिग्नल का जो स्पेक्ट्रा लिया हुआ है वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें पता है कि DTFT का जो स्पेक्ट्रा होता है वो पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। जनरली हम लोग उसको माइनस पाई टू पाई लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 0 to 2 पाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सेंटर है 0, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है पाई और इस तरह नेगेटिव एक्सिस पे है माइनस पाई, तो ये कंप्लीट पीरियड है। तो वैसे हमने सिर्फ एक पीरियड प्लॉट किया हुआ है, अगर आप कंप्लीट इसको रिप्रेजेंट करें तो आपके पास ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होगा फ्रिक्वेंसी पे और बैक पे भी इसी तरह कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग इसकी सैम्पलिंग करते हैं। सपोज आपने एक सैंपल ले लिया 0 के ऊपर, सैंपल आ गया हमारे पास ये, हम लेके एक और सैंपल लेंगे। सपोज हमने दूसरा सैंपल यहाँ पे ले लिया। हम टाइम डोमेन के अंदर भी देखते हैं कि जो सैम्पलिंग के अंदर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यूनिफॉर्म सैम्पलिंग होती है, डिस्टेंस हम लोग सेम रखेंगे। तो जितना डिस्टेंस इन 2 सैंपल्स में होगा, जब हम लोग थर्ड सैंपल लेंगे उतना ही डिस्टेंस होगा जितना प्रीवियस 2 सैंपल्स में था। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अपने एक पीरियड मीन माइनस पाई टू पाई हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी सैम्पलिंग कर लेंगे। ये हमने पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर कर ली, इसी तरह हम लोग नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर भी यहाँ पे कर। तो अगर हम एक पीरियड हम लोग जो जनरली लेंगे वो हमारा एक पीरियड होगा, हम लोग उसको कहेंगे कि जी 2 पाई का एक पीरियड है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें टोटल n सैंपल्स लेते हैं। जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर टोटल n सैंपल्स। अब ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे टोटल n सैंपल्स। अब अगर हमारे पास टोटल है 2 पाई पीरियड और अगर हमने n सैंपल्स लिए हुए तो जो 2 सैंपल्स में स्पेसिंग होगी वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई ओवर n। ये ऐसे ही है, देखें सपोज आपके पास ये एक है 0 to 1 मीटर का डिस्टेंस है। अगर आप इसको टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग जनरली क्या करते होते हैं कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आता है 0.1। तो हम कहते हैं कि जो 10 पार्ट्स यूं यहाँ पे इस तरह बनेंगे तो हर पार्ट की जो टोटल लेंथ, इट मींस 2 सैंपल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 के इक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली यही थ्योरी आप यहाँ पे यूज करें कि आपके पास ओमेगा है माइनस पाई टू पाई, तो टोटल लेंथ कितनी बनती है, पाई माइनस पाई, और वो किसके इक्वल आ जाती है 2 पाई। हम इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर n। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सेगमेंट जो ये बनेगा उसकी टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई ओवर n। अब इसकी एक लेंथ इतनी है तो ऑब्वियसली इट मींस यही रिप्रेजेंट करती है कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। तो 2 सैंपल्स में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई ओवर n। तो 2 सैंपल्स में जो स्पेसिंग होगी वो हमारे पास 2 पाई ओवर n के इक्वल आ जाएगी। अब क्योंकि ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी के क्रॉस है तो हम लोग इसको जनरली यूं शो करते हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है आपके पास फ्रिक्वेंसी के क्रॉस स्पेसिंग। ओके, सपोज करें ये हमारे पास ओमेगा है 0 to 2 पाई। मैं सबसे पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट आएगा, अगर मैं उस सेगमेंट जो सैंपल आएगा मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है 2 सैंपल्स में जो टोटल है वो किसके इक्वल है, डेल्टा ओमेगा के। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा।
ये मेरा फर्स्ट सैंपल आ गया। जब मैं सेकंड सैंपल पे जाऊंगा तो यहाँ की क्या वैल्यू होगी, इस डेल्टा ओमेगा में डेल्टा ओमेगा एक और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। जब मैं इससे नेक्स्ट पे जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, और डेल्टा ओमेगा ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा ओमेगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 4 डेल्टा ओमेगा। तो जनरली किसी भी जगह के लिए हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मेरा ये वाला है तो हम लोग उसको किस तरह लिखेंगे, देखें ये आ रहे हैं डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा, 3 डेल्टा ओमेगा, 4 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक नंबर ये है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मैं कहूँगा जी कि मेरा कोई भी जनरल में रिप्रेजेंट करूँगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, के डेल्टा ओमेगा। अब के की वैल्यू क्या होगी, के किसके इक्वल होगा, के इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करें तो 0, यहाँ पे के 1 है, 2 है, 3 है, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, टोटल सैंपल्स। टोटल सैंपल्स कितने हैं, n, तो k इज इक्वल टू 0 to n। एक्चुअली क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल को n बनाने के लिए जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, n-1। अगर हम n लेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल सैंपल्स n+1। ये ऐसे ही है कि अगर आप 0 से 10 तक जा रहे हैं तो टोटल नंबर्स काउंट करें तो कितने बनेंगे, 11। अगर मुझे 10 नंबर्स रखने तो मुझे कहाँ तक जाना है, 9, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ये जो k है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे टोटल n कंप्लीट करने हैं तो मुझे कहाँ तक जाना है, n-1 तक। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया कि मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रिप्रेजेंट करूंगा वो k डेल्टा ओमेगा होगा और k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 n-1 तक। ओके, अगेन हम लोग 0 to 2 पाई ले रहे हैं। वैसे आप -π to π भी यही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने 0 to 2 पाई लिया हुआ है, टोटल तो हमने 2 पाई लिया हुआ है, तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। अब जो इसका y एक्सिस है वो क्या है, x ऑफ ओमेगा है। सपोज करें हमारे पास ये इस तरह का है, तो मैं अगर किसी एक ये वाला सैंपल लूँ तो अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा, x ऑफ के डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जेनेरिक के डेल्टा ओमेगा को। मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऑफ ओमेगा से मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, के डेल्टा ओमेगा। तो x ऑफ के डेल्टा ओमेगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x ऑफ ओमेगा की एट पॉइंट के डेल्टा ओमेगा। ओके, सपोज करें आपके पास अगेन ये स्पेक्ट्रम गिवन है और आपने सैंपल्स ले लिए हैं। ये वाला सैंपल लिया हुआ है 0 पे, ये बेसिकली जनरल लिखें तो ये है के डेल्टा ओमेगा, तो इनिशियल 1 है 0, नेक्स्ट 1 है डेल्टा ओमेगा, थर्ड 1 है 2 डेल्टा ओमेगा, नेक्स्ट 1 है 3 डेल्टा ओमेगा। इसी तरह हम लोग आगे चलते जाएंगे। अब वाई एक्सिस पे ये वाली क्या वैल्यू है, x ऑफ 0, ये वाली वैल्यू क्या है, x ऑफ डेल्टा ओमेगा, और ये वाली वैल्यू क्या है, x ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या है, x ऑफ 3 डेल्टा ओमेगा। इन जेनेरिक हम लोग इसको किस तरह लिखते हैं, x ऑफ k डेल्टा ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग वापस फार्मूले पर जाएं तो हमारे पास फार्मूला था x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेशन x ऑफ n इंटू ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा n के इक्वल, और n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पॉइंट सैंपल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग ओमेगा की जगह पे क्या इंसर्ट कर देते हैं, जनरली के डेल्टा ओमेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x ऑफ के डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, के डेल्टा ओमेगा n के इक्वल। हमें पता है कि डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल था, 2 पाई ओवर n। बेसिकली ये क्या चीज़ है, स्पेसिंग बिटवीन एनी 2 सैंपल्स। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हमारे पास बन जाती है, x ऑफ के 2 पाई ओवर n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n
टू ई रेस पावर माइनस जे के 2 पाई ओवर n इंटू एन के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे वेरिएबल k है, k की रेंज क्या है, k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेंज आ गई, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सैंपल्स हैं, n सैंपल्स। अगर हम लोग इस इक्वेशन पर फोकस करें जो कि बेसिकली है इक्वेशन 7.1.2 ऑफ टेक्स्ट बुक, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन बेसिकली जो है ये है समेशन कितनी टर्म्स की, इनफिनाइट टर्म्स की। तो बेसिकली ये वाली हमारे पास इनफिनाइट टर्म्स की समेशन है। अब इसी समेशन को हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, और ये है कि हम लोग कहते हैं कि जी ये वाली समेशन जो है ये है तो इनफिनाइट ही, लेकिन हम लोग इसको फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास नंबर्स हैं, वो चलते आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से, वो आता है कि जी -2 -1 0 1 2 इससे ऑनवर्ड यूँ चलते हैं। अब ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर्स आ रहे हैं। अब आपने इसको मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है, समेशन x, और x है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपने इसको सम किया हुआ है। इसी समेशन को ब्लॉक्स में कर लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जी ये सारी ही टर्म सम हो रही हैं, लेकिन आपने 2 नंबर्स के ब्लॉक्स बना लिए। ओके, इस तरह ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब टोटल कितनी टर्म्स है, इन्फिनिटी। अगर मैं एक ब्लॉक में 2 कंसिडर नंबर्स करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनेंगे, वो अगेन क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी ही होंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स इन्फिनिटी हैं। लेकिन इस तरीके से मुझे कुछ मैथमेटिकली एडवांटेज आ जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। तो ये है बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि हमने अपनी समेशन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। तो सेम उसी इक्वेशन को हम लोग भी ब्लॉक वाइज लिखेंगे। अब हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास ये समेशन है 7.1.2, अब इसमें टोटल है इनफिनाइट टर्म्स, तो हम हर ब्लॉक के अंदर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हर ब्लॉक के अंदर टोटल n टर्म्स है। ओके, अब n टर्म्स है तो बेसिकली वही वाली समेशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो ये हो जाएगी कि जी प्रीवियस से आता जाएगा फर्स्ट ब्लॉक प्लस सेकंड ब्लॉक प्लस थर्ड ब्लॉक, और इसी तरह ऑनवर्ड आके चलता जाएगा। अब अगर सपोज ये मिडल ब्लॉक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें टोटल टर्म्स हैं n, तो ये समेशन जो होगी ये कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर ये 0 से स्टार्ट होगी तो इसमें टोटल टर्म्स n है, तो वो कहाँ तक जाएगा, n-1। अब जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है, अब उसमें समेशन भी टोटल टर्म्स n ही हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से प्रीवियस ब्लॉक एंड हो रहा है, ये n-1 पे क्लोज हुआ है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, n। अब n से स्टार्ट हो गया, मैं कहाँ तक लेके जाऊँ कि टोटल टर्म्स मेरी n ही रहें, तो वो क्या हो जाएगा, n + n-1। तो n से स्टार्ट हुआ तो n-1 मैंने और एंट्री ऐड कर दी, तो मेरे पास टोटल टर्म्स n हो जाएगी। इसी तरह अब मैं अगर बैक पे आऊँ, ये एंड हो रहा है n-1 पे, तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो, जो एंड होगा, देखिए ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो पिछली समेशन कहाँ पे क्लोज हुई होगी, -1 पे। अब -1 पे अगर ये क्लोज हुई है तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि टोटल टर्म्स मेरे पास n बन जाए। तो आप सिंपल मैथमेटिकल से लगाएं तो ये वाली कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, -n। तो ये मैंने नीचे इक्वेशन पूरी लिख दी है कि स्टार्ट हो रही है प्रीवियस से, तो ये वाली जो हमारे पास समेशन है ये है -n to 1, आगे वही वाली इक्वेशन, प्लस n = 0 to n-1 यहाँ तक आ गई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगी, n to 2n-1। देखें होगा क्या, सिंपल से है, अगर आप देखें ये -1 टर्म्स यहाँ तक आ गई हैं, तो नेक्स्ट समेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है n बनाने के लिए, ये कहाँ पे जाएगा, n-1। अगर ये n-1 पे क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, n से। और n टर्म्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, n जहाँ से स्टार्ट हो रही है प्लस n-1, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर ये आगे ऑनवर्ड कंटिन्यूस रहेगी। इस तरीके से आपके पास क्या बन जाते हैं, समेशन उतनी टर्म्स की हैं, लेकिन अब आपने n टर्म्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर। ओके, अब मैथमेटिकली इसी इक्वेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या बनेगी कि एक अगर आप जेनेरिक देखें तो जो आपके पास
आएगी वो ये आएगी, समेशन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इंटू ई रेज पावर माइनस 2j/n/n। ये तो एग्जैक्टली सेम रहेगी। ओके, अब पहले देखा जाए कि टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स के लिए बेसिकली ये है, वो मेरा स्टार्ट हो रहे हैं ब्लॉक्स -∞ टू इन्फिनिटी। अब मैं एक ब्लॉक का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट देखूं तो वो मेरे पास क्या आता है, वो ये आता है कि जी अगर सपोज n इज इक्वल टू, अगर वो स्टार्ट हो रहा है ln से, तो वो कहाँ पे जाके एंड होगा, ln प्लस n-1 पे। ओके, ये मेरा सपोज फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, इससे ऑनवर्ड आगे चलते जाएंगे, प्रीवियस भी आते जाएंगे। तो ये जो l है ये बेसिकली मेरा रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा ब्लॉक था और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अगर l इज इक्वल टू 0 आएगा, जैसे कि ये वाला ब्लॉक है, ये मिडिल ब्लॉक है, l इज इक्वल टू 0 है, तो अगर आप इसी समेशन को देखें तो l इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 टू 0 प्लस n-1। तो बेसिकली ये किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, l इज इक्वल टू 0 को। तो ये वाली जो समेशन है ये ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो बेसिकली ये वाला आपका होगा l इज इक्वल टू 0 ब्लॉक, l इज इक्वल टू 1, ये होगा l इज इक्वल टू -1। इसी तरह बैक पे चलते जाएंगे, इसी तरह आगे चलते जाएंगे, तो आपके पास वो वाली इक्वेशन इस डबल समेशन के अंदर आ जाएगी। और ये वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास किसकी है, x ऑफ 2π/n k। बुक वाला करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, हम लोग भी करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है वो है x ऑफ 2π/k/n इज इक्वल टू डबल समेशन, फर्स्ट समेशन इज फॉर n इज इक्वल टू -∞ to infinity and second is for n is equal to ln plus n-1 multiply x of n into e raised power minus j/2πk/n/n। नेक्स्ट स्टेप है कि जी हम लोग n को, स्मॉल n को रिप्लेस करते हैं n-ln से। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली हम लोग ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, हम लोग इनको चेंज करेंगे, ये वाला है और ये वाला है, और जो थर्ड है वो ये, क्योंकि ये भी n इज इक्वल टू ये है तो हम लोग इसको चेंज इज इक्वल टू, सपोज करें हमारे पास एक सिग्नल है, सपोज ये है n और ये है x ऑफ n, इस तरीके से दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हो रहा है ln से ln प्लस n-1, ये मुझे गिवन है x ऑफ n। अब मैं अगर इस सिग्नल को शिफ्ट करूं, शिफ्ट यूं करूं कि इसको मैं बनाऊं x ऑफ n माइनस ln, बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो ln है ये जब शिफ्ट होगा बैक पे जाएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे, और ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ln का शिफ्ट हो गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, n-1 पे। बेसिकली जब हमने ये वाली शिफ्टिंग की है तो जो समेशन है हमारे पास n इज इक्वल टू ln टू ln प्लस n-1 x ऑफ n, अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू 0 टू n-1 x ऑफ n-ln। सिंपली क्या किया है कि आपने जब एक सिग्नल को शिफ्ट किया तो उसके जो x की लिमिट्स है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। एक और एग्जांपल से देखें, सपोज करें आपके पास ये वाला सिग्नल है, वो है 2 और 3 पे। अगर आप इसको, हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमें पता होगा कि ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 to 3, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसी को 2 टाइम शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करके कहाँ पे ले आऊँ, 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 to 1। तो अगर इसके लिए मैं समेशन लिखूंगा सिग्नल के लिए कोई ऑपरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 to समथिंग, और यहाँ पे ये है मेरा x ऑफ n, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस 2। शिफ्टेड वर्जन, बेसिकली शिफ्ट करने से जो x एक्सिस की लिमिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑब्वियसली चेंज हो जाती हैं। इन शॉर्ट, हम जब लोग n को
रिप्लेस करेंगे विद n माइनस एल एन, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी दिस थिंग इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन को रीअरेंज भी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो रीअरेंज करें, ये वाली टर्म बाहर ले लें तो n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और इंटरनल समेशन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस एल एन इंटू ये वाली टर्म। यहाँ पे आपने n को n माइनस एल एन से रिप्लेस नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि एक्चुअली हमें जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन चाहिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने इस इंटरनल समेशन के लिए ये वाला किया कि n को रिप्लेस कर दिया n माइनस एल एन से, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके अंदर एक चीज़ आ रही है कि ये जो चीज़ आई है ये बेसिकली क्या चीज़ है, x ऑफ n माइनस एल एन और समेशन हो रही है l इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या सिग्नल है। हम एक बहुत ही सिंपल सा सिग्नल एज्यूम करते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू, ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट है जो कि 0 और 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन था कि जी ये वाला जो सिग्नल आ रहा है समेशन, ये क्या है। हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन को ओपन करें तो ये वाला एक्सप्रेशन बनता है इज इक्वल टू, क्योंकि l इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ तक आएगा, मैं थ्री टर्म्स ले लेता हूँ, l इज इक्वल टू माइनस 1, l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1 के लिए। l इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या आएगा, x ऑफ n प्लस n, x एन l इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, सिंपल x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस n, और सेम इसी तरह आगे चलता जाएगा। ये वाली टर्म है बेसिकली l इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, ये वाली है l इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये वाली टर्म है l इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, अब अज्यूम करते हैं कि जो n है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ओके, तो अगर ये है तो बेसिकली ये सिग्नल हमारा क्या बन जाएगा, x ऑफ n प्लस 3 प्लस x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 3, बाकी टर्म्स ये आ जाएंगे। ओके, तो अब जो हमें x ऑफ n गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली ये सारा सिग्नल प्लॉट करते हैं, तो क्या बनेगा, मैं एक ही फिगर के ऊपर प्लॉट करता हूँ। x ऑफ n अगेन ये 0 के ऊपर और ये 1 के ऊपर, ये आ गया। इसके लिए क्या होगा, n माइनस 3, आप 3 का शिफ्ट देंगे तो 0 वाला कहाँ पे चला जाएगा, ये 0 1, तो 0 वाली टर्म x ऑफ n माइनस 3 के लिए कहाँ पे चली जाएगी, 3 पे, तो 3 पे ये आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये बेसिकली क्या है 2। इसी तरह x ऑफ n प्लस 3, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा और वो कहाँ पे चला जाएगा, माइनस 3 पे, माइनस 2। देखा जाए तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने x ऑफ n के शिफ्टेड, ये x ऑफ n है, ये x ऑफ n माइनस 3 है, ये x ऑफ n प्लस 3 है, x ऑफ n के शिफ्टेड वर्जन को सम किया, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आया है ये बेसिकली, क्योंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं इसी तरह बाकी टर्म्स भी होंगी, ये जो ऐड हो रहे हैं, ऐड होने से जो ये वाला सिग्नल बन गया ये बेसिकली मेरा क्या बन गया है, एक पीरियोडिक सिग्नल बन गया। बेसिक सिग्नल से ये क्या बन गया, एक पीरियोडिक सिग्नल बन गया होगा। तो ये जो हम लोग कह रहे थे कि ये कौन सा सिग्नल बनता है जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास समेशन में आ रहा है ये वाला, तो ये वाला आपका सिग्नल क्या बन जाता है, एक पीरियोडिक सिग्नल बन जाता है जिसका बेसिक पीरियड क्या होगा, n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पीरियोडिक सिग्नल। अब क्योंकि ये पीरियोडिक है तो इसको हम लोग x p n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है l इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस एल एन। हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x ऑफ 2 पाई k ओवर n इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to n minus 1 x
पी एन इंटू ई रेज़ पावर माइनस जे 2 पाई के ओवर एन, ये हमारे पास इक्वेशन एक्स पी एन आ गया हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल। और पीरियोडिक सिग्नल का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखे तो हमारे पास ये फार्मूलाज बन जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशंस हैं बेसिकली फोरियर सीरीज की। सी के जो होता है वो क्या होता है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। फोरियर सीरीज मोस्टली हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो, तो हम लोग उसका फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। और रिवर्स में अगर हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स गिवन हो तो हम लोग उससे पीरियोडिक सिग्नल का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स की इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन 7.1.3 जो कि है x ऑफ 2 पाई के ओवर n, और वो है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x पी एन इंटू ई रेज़ पावर माइनस जे 2 पाई के एन ओवर कैपिटल एन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जी सी के इज इक्वल टू 1 ओवर एन एक्स ऑफ 2 पाई के ओवर एन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बेसिकली बताता है कि आप कैपिटल एक्स ऑफ 2 पाई के एन को सी के की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसी सी के को हम लोग इस इक्वेशन में इंसर्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी एक्स पी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स ऑफ 2 पाई के ओवर एन इंटू ई रेज़ पावर जे 2 पाई के एन ओवर एन। ये इक्वेशन बेसिकली आपको क्या बताती है कि आपके पास जो कैपिटल एक्स 2 पाई के एन अगर हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए अपना डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बना सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ थी ये हमने कैसे हमारे पास कहाँ से आई थी, बेसिकली जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म था जब हमने उसको डिस्क्रीटाइज किया था, उसकी सैम्पलिंग की थी। जब हमने ये सैम्पलिंग की थी एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर एन के ऊपर, तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो इसमें शिफ्ट हो गया था। अब अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करके हम लोग अपना डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास तो आया है एक्स पी ऑफ एन, हमें तो चाहिए एक्स ऑफ एन, पीरियोडिक से एक्स ऑफ एन। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिर्फ एक पीरियड अज्यूम कर लें। लेकिन सपोज करें मेरे पास अगर ये सिग्नल है, अब अगर ये एक्स पी एन है, उससे मैंने एक्स ऑफ एन निकालना, तो हम सिर्फ एक पीरियड लेंगे और वो इसमें से एक पीरियड क्या है, ये वाला है। आप इस एक्स ऑफ एन के लिए एन की सिर्फ एन वैल्यूज चूज कर लें जो कि बेसिकली एक पीरियड है, जिस तरह यहाँ पे ये वाला है। तो एक पीरियड के अंदर जितने सैंपल्स आ रहे हैं जो कि एन सैंपल्स हैं, अगर आप सिर्फ वो वाले चूज कर लें तो ये आपका एक्स ऑफ एन एक्स पी एन किस में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स ऑफ एन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है बेसिकली कि आप लोग एक्स ऑफ एन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स पी एन से, जब तक आप क्या करें एन को 0 टू एन माइनस 1 लें और बाकी सारी वैल्यूज़ को क्या अज्यूम कर दें, 0। तो आपके पास ये एक्स पी एन किस में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स ऑफ एन। इन शॉर्ट इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को डीएफटी में शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियल इक्वेशन कि हमारे पास इनिशियली था एक्स ऑफ एन, उससे हमने कैलकुलेट किया एक्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा 2 पाई के ओवर एन के ऊपर सैम्पलिंग की तो मेरे पास आ गया एक्स ऑफ 2 पाई के ओवर एन। अब ये चीज़ आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज़ आई है तो क्या मैं वापस
इस तरह भी जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो वो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास एक वे है कि अगर मुझे ये गिवन हो तो मैं अपना ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ n एक्सट्रैक्ट कर सकता। यही होता है कि बेसिकली अगर आपने कोई चीज़ डिटरमिन की है और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वाली वैल्यूज गिवन हो तो क्या वापस x ऑफ n की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अभी हमने ये सारे इस कैलकुलेशन में देख ली है कि कैसे हम लोग दोनों वेज जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं।